नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से परिमेय संख्याओं से संबंधित स्किल बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चार विकल्प दिए हैं। ए, किसी परिमेय संख्या में जब हम योगात्मक तत्समक का जोड़ करते हैं तो हमेशा हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये कथन जो है सत्य है कि जब भी हम किसी परिमेय संख्या में योगात्मक तत्समक यानी शून्य जोड़ते हैं तो हमेशा हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। बी, परिमेय संख्या का योगात्मक तत्समक शून्य है जबकि इसका गुणनात्मक या गुणात्मक तत्समक एक है। ये भी सत्य है कि परिमेय संख्या का योगात्मक तत्समक शून्य होता है और इसका गुणनात्मक तत्समक एक होता है। ठीक है। तीसरा है, किसी परिमेय संख्या में जब हम गुणात्मक तत्समक का गुणा करते हैं तो हमेशा हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यह कथन भी सत्य है। डी, परिमेय संख्या का योगात्मक तत्समक एक है जबकि इसका गुणनात्मक तत्समक शून्य है। तो ये कथन जो है असत्य है। तो इस प्रश्न का ये सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या संख्या रेखा पर शून्य और एक के मध्य स्थित होगी? मध्य यानी बिटवीन यानी बीच में। ए, 0/1, बी -1/2, सी 3/4, डी -3/4। अब इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? हमें ऐसा नहीं है कि तुक्का लगाना है, चार में से किसी एक का हमने जो है बता दिया है कि ए बी सी डी में से कोई भी एक विकल्प सही है। इसे सही हल करने के लिए हमें समझना होगा कि संख्या रेखा क्या होती है। देखिए, अब ये आपकी संख्या रेखा है। ठीक है। संख्या रेखा में यहां पर हम शून्य मान लेते हैं और शून्य के जब हम दाईं ओर जाते हैं तो ये धनात्मक संख्या होती है। एक, इस आगे 2 हम बात कर रहे हैं। और शून्य के जब बाईं ओर जाते हैं तो संख्या होती है ऋणात्मक। ठीक है। अब यहां कहा गया है कि शून्य और एक के मध्य कौन सी परिमेय संख्या होगी, है ना? आपको विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए, यहां पर 0/1 हो नहीं सकता है, यानी ये उत्तर नहीं आएगा। ऋण 1/2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक जो है ये हम देख रहे हैं कि दाईं ओर है ना? और यहाँ कहा गया है 0 और 1, तो ऋण वाला भी नहीं आएगा, ये भी ऋण वाला नहीं आएगा। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3/4, है ना? अब 3/4 जो परिमेय संख्या है, यदि इसको हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? देखिए, भाग नहीं है, उसके शून्य लगे, हमने दशमलव लगाया है ना? ये शून्य लगा दिया, 4 7 28। ठीक है, बचे 2, दशमलव लग चुका है इसलिए हम शून्य एक उतार सकते हैं। तो 4 पंजे 20। ठीक है। तो 3/4 का जो दशमलव रूप है वह है 0.75, यानी 1 से छोटा होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके 4 भाग किए गए थे, 1 है ना, 2 3 और 4। अब ये यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये इस स्थान पर जो है 3/4 दर्शाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या अपने मानक रूप में है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ठीक है। तो देखिए, किसी भी परिमेय संख्या का मानक रूप वह रूप होता है जिसमें अंश और हर, है ना, अंश और हर का जो महत्तम समापवर्तक होता है वह हमेशा क्या होता है? एक होता है। ठीक है ना? ये मानक रूप की पहचान होती है।
अब 2/4 मानक रूप है क्या? नहीं है, क्योंकि इसे हम जो है और छोटे रूप में ले सकते हैं, यानी इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी ये मानक रूप नहीं है। ये भी मानक रूप नहीं है कि इसको और छोटा किया जा सकता है ना। यानी अंश और हर में जो उभयनिष्ठ या हम कहें सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 3/4 इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, तो 3/4 जो है परिमेय संख्या अपने मानक रूप में है ना। 8/10 भी मानक रूप में नहीं है ना। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हमने जो अध्याय 1 परिमेय संख्याओं में जो कंसेप्ट सीखे हैं, उन कंसेप्ट की परख के लिए ये प्रश्न बनाए गए हैं, और इन्हें हम कहते हैं स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कौशल आधारित प्रश्न। जब हमें कोई भी कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाता है, तो उस पर आधारित प्रश्न जैसे NMS परीक्षा में पूछे जाते हैं, श्रेष्ठ परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार की अन्य कंपटीशन जो एग्जाम्स होती है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दिएगा, आप बाद में भूल जाते हैं, और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अभ्यास लिखें, ताकि प्रत्येक अध्याय का आपको वीडियो उपलब्ध करवा सकें। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 2/5 के तुल्य है ना। अब देखिए, तुल्य जो परिमेय संख्या होती है हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहां पर 2/5 हमें परिमेय संख्या दी है, तो इसके अंश और हर में समान राशि का गुणा करते हैं, यानी 2 का गुणा अंश में किया तो 2 का हमने हर में कर दिया, है ना। अब गुणनफल देखते हैं तो कितना आता है, 4/10। क्या, 4/10, यानी यहां पर जो है ये संख्या नहीं है। अब आगे देखते हैं कि 2/5 में हम क्या करते हैं कि 4 का गुणा करते हैं, है ना। अंश में 4 का और हर में भी 4 का, तो 4 दूनी 8 और 4×5 20। ठीक है, तो 8/20 2/5 के तुल्य हैं, है ना। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम दे सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इस परिमेय संख्या को हम उभयनिष्ठ गुणनखंडों के द्वारा विभाजित करके छोटा कर सकते हैं। जैसे 2 से हमने भाग लगाया तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2/4 आ गया, जबकि यहाँ 2/5 है। ठीक है, इस प्रकार से हम आपस में काट करके भी कर सकते हैं, और गुणा करके भी हम तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं, यानी तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने के लिए अपनाई जाने वाली निम्न प्रक्रिया में प्रत्येक स्टेप को क्रम से लिखिए। जब भी हम परिमेय संख्याओं के जोड़ करते हैं, जिसे मान लिया ये परिमेय संख्या हुई 2/5 धन 1/3, है ना, या इसका हम घटाव करें, क्या करें, जैसे 2/5 में से हम 1/3 को घटाएं, तो घटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाएगा, है ना, ये प्रक्रिया हमें याद होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रक्रिया हमको सही याद नहीं है तो हम प्रश्न को सही हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रक्रिया याद होना जरूरी है, और उसका भी क्रम, सही क्रम याद होना जरूरी है। तो यहाँ पर 4 क्रम दिए गए हैं, तो पहला क्रम कौन सा आएगा, देखिए सचिन ने लिखे हुए यानी चिन्ह सहित गुणनफल को चिन्हों के नियमानुसार हल करेंगे। परिमेय संख्या में सभी हर का लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। ठीक है, प्राप्त भागफल में उस परिमेय संख्या के अंश का गुणा कर गुणनफल को चिन्ह से लिखेंगे। और चौथा है, प्राप्त लघुत्तम समावर्त में प्रत्येक संख्या के हर का भाग देकर भागफल प्राप्त करेंगे। जब आपको कहा जाता है कि परिमेय संख्याओं को जोड़ करना है या घटाव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का निकालेंगे लघुत्तम समावर्त, यानी जो क्रमांक 2 पर स्टेप दी गई है ये हम पहले करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे विकल्प में 2 नंबर कहां पर है, ये बी में है और विकल्प सी में है। ठीक है, अब क्या किया हमने, फिर जो हर होता है ना,
उसका भाग देंगे किसमें, लघुत्तम समापवर्त में। तो ये 4 नंबर पर है कि प्राप्त लघुत्तम समापवर्त में प्रत्येक संख्या के हर का भाग देकर भागफल प्राप्त करेंगे। यानी यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या है? ए, एक धनात्मक परिमेय संख्या, बी, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, सी, शून्य, डी, ए। तो देखिए, ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का अर्थ होता है रेसिप्रोकल, यानी गुणन प्रतिलोम। ठीक है ना। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या है, मान लिया कि ऋण 2/5 है, तो इसका जो है गुणात्मक व्युत्क्रम भी क्या होगा, 5/2 है ना। यानी यह परिमेय संख्या भी ऋणात्मक ही होगी। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7, शून्य है। अब शून्य क्या है, यहां पर 4 विकल्प दिए हैं। ए, परिमेय संख्याओं के लिए योगात्मक तत्समक। बी, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक। सी, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन व्युत्क्रम। डी, परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन तत्समक। तो शून्य जो है परिमेय संख्याओं के लिए योगात्मक तत्समक है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8। जब एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का गुणा करना हो तो करते हैं। क्या करते हैं? जब एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या गुणा करना हो तो क्या करते हैं, है ना। इसके लिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है दूसरी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम लेते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं में अंश का अंश में तथा हर में हर का गुणा करते हैं। बी, दूसरी परिमेय संख्या में अंश और हर को परस्पर बदलकर फिर दोनों परिमेय संख्याओं में अंश का अंश में तथा हर का हर में गुणा करते हैं। तीसरा, दोनों परिमेय संख्याओं में अंश का अंश में तथा हर का हर में गुणा करते हैं। डी, तीनों विकल्प प्रश्न के उत्तर नहीं। इनमें से सही उत्तर आएगा विकल्प सी, कि जब भी दोनों परिमेय संख्या होती है तो उनमें अंश का अंश में और हर का हर में गुणा किया जाता है। जिसे 2/5 है ना गुणा 1/3 है ना, ये अंश होते हैं। तो अंश का अंश में यानी 2 का गुणा 1 में करेंगे और हर का गुणा हर में यानी 5 का गुणा 3 में करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बी, प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। सी, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। डी, पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। तो यहां पर हमें बताना है असत्य कथन, है ना। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है। प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक होती है, ये कथन भी सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, ये गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, और प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। यानी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, जबकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, ये कथन असत्य है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती है, बिल्कुल सही है ना। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 10।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह दर्शाता है कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत साहचर्य होती है ना। ठीक है, यहां पर परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म होते हैं, है ना, तो उनमें से साहचर्य गुणधर्म के अंतर्गत यहां पर गुणन में, है ना, कौन सा व्यंजक आपको सही लग रहा है, यानी किस विकल्प में यह साहचर्य हो रही है, ये दिखा रही है। ठीक है, तो अब गुणन के अंतर्गत साहचर्य होती है। साहचर्य मतलब क्या होता है ना, इसे हम सहचारिता गुण भी कहते हैं। यानी इनमें संख्याओं का साथ बदल जाता है। जैसे 2/3 गुणा ऋण 6/7 गुणा 3/5, है ना, और दूसरे पक्ष में 2/3 गुणा ऋण 6/7 गुणा 3/5। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाता है, बाद में ये क्रम चेंज होकर के इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा साहचर्य नियम, यानी साहचर्य गुण। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें संख्या तो है लेकिन क्रम बदल दिया गया है ना। ये ध्यान दीजिएगा कि क्रम बदल दिया गया है, जबकि साहचर्य जो गुण होता है उसमें संख्याओं का क्रम नहीं बदला जाता। जैसे आप देख रहे हैं विकल्प में, है ना, पहला पक्ष सही है, उसका देख रहे हैं कि दूसरे पक्ष में 3/5 गुणा ऋण 6/7 है, तो ये साहचर्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर संख्याओं का स्थान परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, स्थान, हालांकि दोनों संख्याओं को हल करेंगे तो सेम उत्तर आएगा, लेकिन बात हो रही है हम यहाँ पर साहचर्यता की, यानी साहचर्य गुण की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है विकल्प ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या होती है ए केवल पूर्णांक, बी केवल अपूर्णांक, सी ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, डी ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं जहां पर q का मान कभी भी शून्य नहीं होता। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, है ना, कि परिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q कभी भी शून्य नहीं होता है। क्या आप NMMS परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? सक्सेस स्टडी बालोदा आपके लिए सबसे उत्तम समाधान लेकर आया है। यहाँ आपको NMMS परीक्षा की तैयारी हेतु सभी विषयों के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे। प्रत्येक विषय के गहन विश्लेषण के साथ सर्वोत्तम तैयारी संभव होगी। हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ये पत्र आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। अब आपको तैयारी के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस स्टडी बालोदा पर सब कुछ एक ही स्थान पर उपलब्ध है। आज ही हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। NMMS परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने का यह आपका सुनहरा अवसर है। सक्सेस स्टडी बालोदा, सफलता अब आपके सही हाथ में हुई है। प्रश्न क्रमांक 12, एक से अधिक परिमेय संख्याओं को हल करने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ना। जब एक से अधिक परिमेय संख्या आती है तब हम किस नियम का उपयोग करते हैं, है ना। एक से अधिक परिमेय संख्या विभिन्न संख्याओं के अंतर्गत, तो ये सबसे पहले हमें रेखा कोष्टक, फिर उसके बाद में क्रम से हम चले तो छोटा कोष्टक, मझला और फिर बड़े कोष्टक को हल करना चाहिए। बी परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाव की संख्याओं को पहले हल करना चाहिए। सी कोष्टकों को हल करने के अंतर्गत हमें सबसे पहले भाग वाली परिमेय संख्याओं को हल करना चाहिए और उसके बाद गुणा वाली संख्याओं को हल करना चाहिए। उक्त तीनों विकल्प सही हैं। तो देखिए, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। इस प्रश्न का मकसद ये है कि हमें बार्डमास के रूल का प्रयोग करना है ना, यानी यदि ब्रैकेट दिए हुए हैं, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यानी कोष्टक हल करेंगे, उसके अंतर्गत सबसे पहले भाग वाली संख्या, है ना, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव, ये क्रम रहता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब एक से अधिक परिमेय संख्या होती है और उसमें विभिन्न संक्रियाएं होती है ना, क्या होती है, विभिन्न संक्रियाएं, यानी एक से अधिक
जो संक्रियाएं होती हैं, आधारभूत संक्रियाएं, तब जो है बार्डमस का उपयोग किया जाता है। विभिन्न संक्रियाएं होने पर बार्डमास रूल का यूज किया जाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम है। ए एक धनात्मक परिमेय संख्या, बी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, सी शून्य, डी 8। है ना। कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसका गुणन प्रतिलोम हमेशा एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा, यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से कौन सी संख्या स्वयं का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम यानी रेसिप्रोकल। 4 विकल्प दिए हैं, ए शून्य, बी 10, सी 1, डी 11। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम जो होगा वो भी 1 होगा, क्योंकि 1/1 लिखते हैं। जिसका व्युत्क्रम यानी गुणन प्रतिलोम याद करेंगे तो वो भी 1/1 आएगा, यानी 1 ही आएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। है ना। कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब 4 कथन दिए हैं, उनमें से 3 कथन तो सत्य हैं, लेकिन एक कथन सत्य नहीं है। ए परिमेय संख्याएं जोड़ के अंतर्गत संवृत हैं, यानी क्लोज्ड हैं। बी परिमेय संख्याएं घटाव के अंतर्गत संवृत हैं। सी परिमेय संख्याएं गुणा के अंतर्गत संवृत हैं। परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत हैं। ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ क्या, संवृत यानी जो क्लोज है ना, जो क्लोज्ड हमारा गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसके अंतर्गत यदि 2 हम परिमेय संख्याओं जोड़ते हैं तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। यही प्रक्रिया घटाव करते हैं और गुणा करते हैं, यानी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जोड़, घटाव और गुणा में संवृत जो गुण होता है वो अप्लाई होता है, लेकिन भाग के अंतर्गत ये गुण अप्लाई नहीं होता है। इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। ए केवल एक परिमेय संख्या, बी 2 परिमेय संख्या, सी केवल 10 परिमेय संख्या, और डी असंख्य परिमेय संख्या। तो किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम असीमित रूप से असंख्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि x धन 0 बराबर 0 धन x बराबर x, जो कि x क्या है, एक परिमेय संख्या है, तब 0 कहलाता है। 0 क्या कहलाएगा, ए x का योज्य प्रतिलोम, बी x का गुणात्मक व्युत्क्रम, सी परिमेय संख्याओं के लिए योग तत्समक, डी ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं जहां q का मान कभी भी 0 नहीं होता। तो हम देख रहे हैं कि x एक परिमेय संख्या है, तो उसमें 0 जोड़ा हमने, या फिर 0 में हमने जोड़ी परिमेय संख्या, तो हमेशा मान क्या आता है, x आता है, यानी परिमेय संख्या आती है। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा परिमेय संख्याओं के लिए योग तत्समक। है ना। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 18, x धन y/2 एक परिमेय संख्या है। ए x और y के मध्य, बी x और y दोनों से छोटी, सी x और y दोनों से बड़ी, डी x से छोटी किंतु y से बड़ी। तो देखिए x धन y/2 है ना, एक परिमेय संख्या है x और y के मध्य, यानी इनके बीच की जो है परिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक 19, ऋण 7/13 का योज्य प्रतिलोम है। ए ऋण 7/13, बी 7/13, सी 13/7 और डी -13/7। तो देखिए ऋण 7/13 का योज्य प्रतिलोम, ध्यान दीजिएगा योज्य प्रतिलोम है ना, यानी ऐसी संख्या होती है कि इसमें उसे जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है किसी संख्या का, तो क्या करेंगे, उसका विपरीत
चिन्ह वाली संख्या हम प्राप्त कर लेंगे, यानी ऋण 7 का हो जाएगा 7/13, है ना। अब दोनों जोड़ेंगे तो इसका योगफल हमेशा 0 आएगा, ठीक है ना। तो ऋण 7/13 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, 7/13, और 7/13 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 7/13। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या a का योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक a ऋण a, b 1/a, c 1d 0। तो a का योज्य तत्समक है 0। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर। परिमेय संख्या a का योज्य तत्समक है। a ऋण a, b 1/a, c 1d 0। तो यहां पर विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22, 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या कौन सी होगी, है ना। तो देखिए, जब दोनों के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उन संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक है। पहले इनको जोड़ेंगे और मध्य की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब इसको जोड़ते हैं तो लघुत्तम कितना आएगा, 4, 4 एकम 4, 1, 2 दूनी 4, 2, है ना। अब यहां पर इसका भाग करेंगे, 2 और 1 3/4 भागित 2/1, 3/4। अब भाग क्या करते हैं कि दूसरी परिमेय संख्या का हम गुणन प्रतिलोम यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से, और अब अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर में हर में गुणा करेंगे, तो उत्तर क्या आएगा, 3/8। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 23, दो परिमेय संख्याओं a और b के ठीक मध्य की परिमेय संख्या है। a ab/2, b a-b/2, c a-b, d a ऋण b/2। तो जब भी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग लगाते हैं, यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक व्यंजक 3/8 धन ऋण 5/7 बराबर ऋण 19/56 दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ए योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत है, बी योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत नहीं है, सी गुणन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत हैं, डी परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेयता के गुण को नहीं दर्शाता है। तो देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत हैं, है ना। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 25, ऋण कोष्टक में ऋण x निम्न के बराबर होगा। a ऋण x, b x, c 1/x, d 1/ऋण x। तो देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं कि जो ऋण है, ऋण का ऋण में गुणा करते हैं, है ना, क्योंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा की संक्रिया करनी है, तो ऋण और ऋण में गुणा करते हैं तो धन आता है, यानी समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा धन होता है। यानी यहाँ पर ऋण और ऋण x में हम गुणा करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी समान चिन्हों का गुणनफल क्या होगा, धन, और धन का चिन्ह हम लगाते नहीं है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।